जय श्री श्याम बच्चों। मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एएनएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि गर्भावस्था की कौन कौन सी जटिलताएं होती हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ा रही हूँ बेटा। आगे इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू अपनी स्क्रीन पे देखें कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोस्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक गर्भावस्था के निदान के लिए स्वर्ण मानक कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय जांच है जो एक्टोपिक गर्भावस्था को एक्सप्लेन करे वो जांच कौन सी है बेटा। तो देखिए आप अपने जो ऑप्शंस हैं वो क्या वो एमआरआई है, क्या वो सिटी स्कैन है, क्या वो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड है जिसको टीवीएस बोलते हैं, या क्या वो ब्लड प्रेशर की जांच है। ये जो जांचें दे रखी हैं ऑप्शंस में, इनमें से कौन सी जांच है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करती है कि हाँ जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी बेटा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी है जब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस के अलावा और कहीं उसका इम्प्लांट होता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्पेशली फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला जो पार्ट होता है बेटा उसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, निषेचित अंडा होता है, वहाँ उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो चलिए तो बेटा इसके अंदर जो इसका सही उत्तर है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसको टीवीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा यह जो सोनोग्राफी है वो वेजाइना के थ्रू होती है और ये क्या पता चलती है अगर गर्भाशय के आसपास कोई लेशन है, कोई मास है, कोई भी अबनॉर्मलिटी है तो उसका इससे पता चलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इससे पता चलता है। अगर गैस्ट्रेशन सैक दिखती है इसमें, फ्री फ्लूइड दिख सकता है इसमें, गर्भाशय के आसपास अगर सूजन है वो इसके अंदर दिख सकता है बेटा। अगर गर्भाशय में कुछ ना दिखे, अगर टीवीएस के द्वारा यूट्रस के अंदर, अगर टीवीएस के द्वारा यूट्रस के अंदर कुछ नहीं दिखे, कुछ ना दिखे, तो इट मीन्स कि कौन सी प्रेगनेंसी है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्योंकि इम्प्लांटेशन तो यूट्रस के अंदर हुआ ही नहीं निषेचित अंडे का, तो वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शोल्डर पेन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स ड्यू टू। एक्टोपिक गर्भावस्था में अगर कंधे में गर्भवती स्त्री के दर्द होता है तो वो क्या शो करता है, क्यों होता है वो दर्द? क्या वो हाइपोटेंशन की वजह से होता है, क्या वो डायफ्रेगमेटिक इरिटेशन ड्यू टू हीमोपेरिटोनियम की वजह से होता है, क्या वो फीवर बुखार की वजह से होता है, या गैस की वजह से होता है? तो बेटा इसका सही उत्तर है कि वो डायफ्रेगमेटिक इरिटेशन ड्यू टू हीमोपेरिटोनियम। हीमोपेरिटोनियम का अर्थ होता है बेटा, हीमोपेरिटोनियम का अर्थ होता है पेट में ब्लड इकट्ठा होना। क्या होता है? पेट में ब्लड इकट्ठा होना। जब फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है, जब ट्यूबल रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से पेट में क्या होता है बेटा, ब्लड इकट्ठा हो जाता है। और उस ब्लड की वजह से जो डायफ्राम है जो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करता है, डायफ्राम है, इसके अंदर जब पेट में ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो इससे क्या होता है, इसमें इरिटेशन होने लगती है और इस इरिटेशन की वजह से कंधों में दर्द होता है। कारण ये है इसका कि जो अपने डायफ्राम की नस है और जो अपने कंधे की नस है वो दोनों सेम नर्व से जुड़ी होती है। डायफ्राम की नस और कंधे की नस है वो सेम उससे नस से जुड़ी हुई होती हैं, जिस वजह से क्या होता है बेटा, कंधों में दर्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड इंडिकेट्स। अगर अल्ट्रासाउंड में, अगर सोनोग्राफी में बेटा बर्फ की तरह, स्नो यानी बर्फ की तरह छोटे छोटे बर्फ के जैसे टुकड़े गिरते हैं उनकी तरह अगर कुछ अपीयरेंस है, कुछ दिख रहा है सोनोग्राफी में स्नो स्टॉर्म की तरह, तो वो क्या इंडिकेट करता है, उसका क्या अर्थ होता है? क्या वो नॉर्मल प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है, सामान्य गर्भावस्था इंडिकेट करता है, क्या वो मोलर प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है, क्या वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है, या मिसकैरेज इंडिकेट करता है? तो इसका सही उत्तर है बेटे कि वह मोलर प्रेगनेंसी, हाइडेटी फॉर्म मोल, उसको इंडिकेट करता है। अगर सोनोग्राफी में सफेद सफेद छोटे छोटे चमकदार धब्बे या बिंदु दिखाई दें, जैसे कि छोटी छोटी बर्फ गिर रही है, जैसे कि छोटी छोटी
बर्फ गिरी है, तो उसको बोलते हैं स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। या आप ध्यान से सुनिए, अगर यूएसजी में, अगर सोनोग्राफी में बर्फ के जैसे टुकड़े दाने दाने चमकदार दिखाई देते हैं गिरते हुए, तो इसका मतलब तो होता है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। और वो क्यों दिखाई देता है, किस वजह से, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे कारण है बेटा मोलर प्रेगनेंसी। अगर गर्भ में बन रहे असामान्य उत्तक, यह दिखाई देती है अगर प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज हैं, असामान्य उत्तक हैं, तो उसकी वजह से क्या दिखाई देगा, बर्फ की तरह छोटे छोटे दाने गिरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि मोलर प्रेगनेंसी में जो मल्टीपल टाइनी सिस्ट बन जाते हैं, यूएसजी में जो मल्टीपल टाइनी सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे जो टाइनी सिस्ट यानी छोटी छोटी गांठें बोल सकते हैं जिनको, अगर वो बन जाती हैं तो वो कैसे दिखाई देंगे बेटा, वो बर्फ के छोटे छोटे दानों जैसी दिखाई देंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि RH इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन मदर इज, RH असंगति कब होती है? पहले तो ये बताएं RH होता है क्या बेटा? तो मैं बताऊंगी, RH फैक्टर एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है। RH फैक्टर एक प्रोटीन होती है जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिनमें RH फैक्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं RH पॉजिटिव। और जिनमें RH फैक्टर एब्सेंट होता है, जिनमें RH फैक्टर एब्सेंट होता है बेटा, वो कहलाते हैं RH नेगेटिव। तो चलिए क्लियर हुई ये चीज कि RH फैक्टर प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट होता है वो कहलाता है RH पॉजिटिव, RH फैक्टर प्रोटीन जिसमें एब्सेंट होती है वो कहलाता है RH नेगेटिव। अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि RH असंगति कब होती है? जब क्या वो तब होती है जब गर्भवती स्त्री RH पॉजिटिव होती है, जब गर्भवती स्त्री RH नेगेटिव होती है और उसका बेबी RH पॉजिटिव होता है, जब दोनों ही RH पॉजिटिव होते हैं, माँ और शिशु, क्या दोनों ही RH नेगेटिव होते हैं, माँ और शिशु दोनों ही RH नेगेटिव होते हैं, तब होती है। तो इसका सही उत्तर है बेटा जब माँ RH नेगेटिव होती है उसका बेबी RH पॉजिटिव होता है। जब गर्भवती स्त्री में RH फैक्टर प्रोटीन एब्सेंट होती है तो उसके ब्लड में क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। लेकिन अगर उसका गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है, और वो किस कंडीशन में हो सकता है, जब गर्भवती स्त्री RH नेगेटिव होती है और उसका हस्बैंड RH पॉजिटिव होता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसका बेबी भी RH पॉजिटिव हो। उस स्थिति में क्या होता है बेटा, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है कुछ लोगों में। और ये क्या करता है कि जब RH नेगेटिव बेबी होता है, जब RH पॉजिटिव बेबी होता है, तो जब RH जो नेगेटिव मदर होती है उसका ब्लड क्या करता है, बेबी के जो ब्लड सेल्स पॉजिटिव सेल्स है उनको अपना एनिमी मानता है, अपना शत्रु मानता है, और उनके खिलाफ जो ब्लड है, मदर का ब्लड है, वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। तो उस प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब मदर नेक्स्ट टाइम कंसीव करती है, जब गर्भवती माता दूसरी बार कंसीव करती है, दूसरी बार माँ बनती है, उस समय उसके शिशु के ब्लड को ये हानि पहुंचाता है। तो आपको समझ आया होगा, आई होप, कि RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। गर्भवती स्त्री अगर RH नेगेटिव है, उसका बच्चा RH पॉजिटिव है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रग यूज टू प्रिवेंट RH आइसो इम्यूनाइजेशन, कौन सी ड्रग यूज की जाती है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर RH नेगेटिव होती है और उसका बेबी पॉजिटिव होता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी ड्रग दी जाती है। क्या उसको आयरन दिया जाता है, क्या उसको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, क्या उसको एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, और क्या उसको विटामिन के दिया जाता है। तो बेटा इसका सही उत्तर है उसको एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, RH इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है उसको। आयरन तो ब्लड की कमी के लिए इंजेक्ट किया जाता है बेटा। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। विटामिन के क्या करता है, एंटी कोगुलेंट फैक्टर है, ब्लड का थक्का बनाने के लिए काम आता है। बचा है क्या, एंटी-जी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन उसको दिया जाता है। और ये क्या करता है, ये इंजेक्शन क्या करता है, ये इंजेक्शन जब प्रेग्नेंट लेडीज का RH
फैक्टर नेगेटिव है उसको दिया जाता है, तो जो वो एंटीबॉडी बना RH पॉजिटिव फीटल ब्लड सेल्स के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाता है उसका ब्लड, इस इंजेक्शन के द्वारा वो एंटीबॉडी नहीं बना पाता। इससे भविष्य में जो प्रेगनेंसी होती है, जो फ्यूचर प्रेगनेंसी जिसको बोल सकते हैं बेटा प्रेगनेंसी, वो क्या होती है? प्रेगनेंसी वो होती है सेफ, वो होती है सेफ। इंजेक्शन कब कब लगता है? ये इंजेक्शन कब कब लगता है? एंटी डी कब लगता है? 28 वीक्स पर लगता है बेटा। अगर डिलीवरी हो गई तो उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर लगता है। अगर अबॉर्शन होता है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या एमटीपी करवाई है तो उसके बाद लगता है। अगर किसी भी प्रकार की गर्भवती स्त्री को ट्रॉमा होता है, कोई चोट लगती है, तो ये इंजेक्शन लगता है। तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि कौन सी ड्रग यूज होती है RH आइसो इम्यूनाइजेशन में, वो होती है एंटी डी ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। भारत में मातृत्व मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? कौन सा ऐसा कारण है जिससे अपने भारत देश में सबसे अधिक गर्भवती स्त्रियां की मृत्यु होती है, माताओं की मृत्यु होती है? क्या वह कारण सेप्सिस है, संक्रमण है, घाव है, हेमरेज है, इसको PPH भी बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज, क्या एक्लैम्शिया है, क्या एनीमिया है? तो इसका सही उत्तर है बेटा कि जो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है, कारक है, वो है PPH, जिसको बोलते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज अगर प्रसव के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत अधिक खून बहता है जो गर्भवती स्त्री होती है, तो उस कंडीशन को PPH बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और ये मैटरनल डेथ का, मातृत्व मृत्यु का सबसे बड़ा रीजन है बेटा। अब हम पढ़ते हैं कि PPH होता क्यों है, PPH के रीजंस क्या है, PPH का कारण क्या है। तो PPH का क्या कारण है बेटा? पहला है यूटेराइन अटॉनी। प्रसव के बाद में अगर गर्भाशय अपनी पुनः उसी कंडीशन में नहीं आता, तो यानी गर्भाशय का ठीक से संकुचित न होना, कॉन्ट्रैक्ट न होना, तो उसको बोलते हैं यूटेराइन अटॉनी। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आपको पता होना चाहिए यूटेराइन अटॉनी क्या होती है। तो यूटेराइन अटॉनी होती है कि गर्भाशय का ठीक से संकुचित न होना, कॉन्ट्रैक्ट न होना। अगर PPH प्लेजेंटा का अधूरा निकलना, अगर बेटा प्लेजेंटा का कोई भी हिस्सा यूट्रस में रह जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है PPH का, अधूरा प्लेजेंटा, अधूरा निकलना। अगर जो बर्थ कैनाल है, प्रसव मार्ग है, बर्थ कैनाल में ट्रॉमा होना, बर्थ कैनाल में चोट लगना, ट्रॉमा होना, PPH का रीजन है। और अगर गर्भवती स्त्री में जो रक्त का थक्का जमने की जो प्रोसेस है, अगर वह कम है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, रक्त जमने की संख्या कम है, अगर रक्त जमने की संख्या कम है तो उस स्थिति में भी PPH हो सकता है। क्योंकि अगर रक्त थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, वह कंटिन्यू होती रहेगी। तो यह हमने पढ़ा PPH के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यूट्राइन अटॉनी क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यूट्राइन अटॉनी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि गर्भाशय अटॉनी किसका सबसे सामान्य कारण है। क्या अर्ली प्रेगनेंसी का है ये, क्या पोस्टपार्टम हेमरेज का है, क्या प्रीटर्म लेबर का है, हाइपर एमेसिस ग्रेविटर्म का है। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया था कि PPH का क्या कारण है, यूट्राइन अटॉनी, गर्भाशय का संकुचित न होना, जिस वजह से क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। इसमें क्या होता है बेटा, जब डिलीवरी प्रसव होता है तो प्लेजेंटा किससे अटैच होता है, यूट्राइन वॉल से अटैच होता है।
और जब वह प्लेजेंटा रिमूव होता है, यूट्राइन प्लेजेंटा की जो विलाइज होती हैं, विलाई यानी उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जो किसमें, जो यूट्रस का की वॉल है उसके अंदर ये धसी हुई होती हैं, क्योंकि शिशु कहाँ से पोषण लेता है, वो माँ से पोषण लेता है। माँ के यूट्रस में उसकी जो विलाइज है प्लेजेंटा की वो धसी हुई होती हैं। डिलीवरी के बाद में जब प्लेजेंटा वहाँ से हटता है, रिमूव होता है, तो जो विलाइज हैं वो अंदर से हटती हैं। तो सडन हटने से क्या होगा बेटा, सडन हटने से वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी। और अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, यूट्राइन अटॉनी में क्या होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और एक सामान्य रक्तस्राव डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है एक गर्भवती स्त्री में उससे ज़्यादा अधिक होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पीपीएच बोलेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 ml, अगर आधा लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, अगर आधा लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो पीपीएच की श्रेणी में आएगा, तो वो आएगा पीपीएच की श्रेणी में। और अगर सिजेरियन डिलीवरी में यही संख्या 1000 ml हो जाती है, 1 लीटर हो जाती है, तो वो आएगा पीपीएच की श्रेणी में। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है और सिजेरियन डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच ड्यू टू यूट्राइन अटॉनी। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है पीपीएच के दौरान, पोस्टपार्टम हेमरेज के दौरान, यूट्राइन अटॉनी में? मतलब यूट्राइन अटॉनी अगर किसी की होती है, अगर इसका गर्भाशय ठीक से संकुचित नहीं होता, जिस वजह से इसको पीपीएच हो जाता है, पोस्टपार्टम में हेमरेज हो जाता है, उस स्थिति में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस, यानी सबसे सर्वप्रथम कौन सी ड्रग है जो गर्भवती स्त्री को दी जाएगी? क्या वो मिजोप्रोस्टल है, क्या वो ऑक्सीटोसिन है, क्या वो मैग्नीशियम सल्फेट है, क्या वो डाइजेपाम है? तो इसका सही जवाब है बेटा वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है? ऑक्सीटोसिन यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको बढ़ाती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा बेटा? ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, ब्लीडिंग क्या होगी? स्टॉप, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। और जिस वजह से पीपीएच से होने वाले खतरे को मिनिमाइज कर सकते हैं, गर्भवती महिला की जान बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर। मैग्नीशियम सल्फेट किस काम आता है? तो क्या वो पीपीएच के लिए यूज आता है, क्या वो अबॉर्शन में यूज आता है, क्या प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्पसी सीजन भी आता है, और डायबिटीज आता है? तो बेटा मैग्नीशियम सल्फेट का क्या काम है? मैग्नीशियम सल्फेट एंटी कन्वल्जेंट होता है, एंटी कन्वल्जेंट होता है। ये दौरों, जो गर्भवती स्त्री में किसका लक्षण है? दौरे, एक्लैम्पशिया का। दौरे आते हैं, उनको रोकने के लिए, अगर उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है बेटा? मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन लगता है। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्पशिक सीजर, एक्लैम्पशिक सीजर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट एक्लैम्पशिया में एक्लैम्पशिया में क्यों लगता है? अगर गर्भवती स्त्री में दौरे आते हैं तो लगता है। प्री एक्लैम्पशिया में कब लगता है? क्योंकि अगर प्री एक्लैम्पशिया है गर्भवती स्त्री में, प्री एक्लैम्पशिया के लक्षण है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उसके वो एक्लैम्पशिया में भी जा सकती है, उसको दौरे भी आ सकते हैं। उनको रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट लगता है। प्रीटर्म लेबर, अगर समय से पूर्व ही प्रसव हो गया, उस कंडीशन में बच्चे के मस्तिष्क की रक्षा करता है मैग्नीशियम सल्फेट। और टोकोलाइसिस, गर्भाशय के संकुचन को कम करने के लिए भी मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा, डोज अगर ज़्यादा चली जाए गर्भवती स्त्री में, तो उसका एंटीडोट, उसकी टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है? क्या पोटेशियम लगता है, एट्रोपाइन लगता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट लगता है, सोडियम बाइकार्बोनेट लगता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट लगता है
10% लगता है। 10 ml की जो डोज है इसको IV बहुत स्लो पुश किया जाता है। और क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो गई है? कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो गई है? अगर गर्भवती स्त्री की सांसें धीमी हो जाएं, अगर रिफ्लेक्स उसके गायब हो जाएं और अगर उसकी यूरिन कम आए, अगर जो उसकी सांस है वो धीमी हो जाए, सांस डिक्रीज हो जाए, रिफ्लेक्स उसके गायब हो जाएं और इसका यूरिन आउटपुट, यूरिन उसके क्या हो गए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको? उस कंडीशन में उसका मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसको। और इसको, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है बेटा, इसके लिए इसको तुरंत क्या देना पड़ेगा? उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट की 10 ml IV धीरे धीरे डोज दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 है, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा होता है? तो क्या वो HIV संक्रमण है बच्चों? क्या वो UTI है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, मूत्र मार्ग संक्रमण? क्या वो हेपेटाइटिस B है? और क्या वो TB है? इसका सही जवाब है बच्चों UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें बार बार पेशाब आता है, जलन होती है, बैक पेन होता है और कभी कभी ये क्या होता है, असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी गर्भवती स्त्री में इसके कोई लक्षण नहीं होंगे लेकिन UTI होगा उसको। ठीक है, ये क्यों होता है? UTI क्यों होता है? गर्भावस्था में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से बेटा उसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से इससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल बढ़ जाता है तो यूट्राइन की जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो मसल्स है वो ढीली पड़ जाती है, जिस वजह से UTI होता है। यूरिन का फ्लो डिक्रीज हो जाता है, यूरिन फ्लो क्या होता है प्रेगनेंसी में, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से भी UTI हो जाता है, क्योंकि अगर फ्लो कम आएगा तो यूरिन इकट्ठा रहेगा और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या है, सबसे बड़ा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए आदर्श जगह क्या है, इकट्ठा यूरिन। यूरेटर्स का फैलना इसका कारण है कि जब गर्भाशय पे दबाव पड़ता है, जब हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो यूरेटर्स फैल जाते हैं बेटा। ब्लेडर्स का पूरी तरह से खाली ना होना इसका रीजन है। इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी जो होती है क्या होती है इसमें, इम्यूनिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे भी UTI होता है, का लेवल बढ़ जाता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 है अपनी स्क्रीन पे। पॉलीहाइड्रोमनियोस इज एसोसिएटेड विथ, पॉलीहाइड्रोमनियोस क्या होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा, यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल लेवल से अधिक होती है। और कैसे इसको आप कह सकते हो कि पॉलीहाइड्रोमनियोस है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसको पॉलीहाइड्रोमनियोस है बेटा। और पॉलीहाइड्रोमनियस किससे जुड़ा हुआ है, क्या वो रीनल एजेंसी से जुड़ा हुआ है, क्या वो डायबिटीज मेलाइटिस इन मदर से जुड़ा हुआ है, क्या वो प्री मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ है, क्या वो प्लेजेंटा प्रीविया से जुड़ा हुआ है? तो देखें इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है डायबिटीज मेलाइटिस इन मदर। अगर मदर गर्भवती स्त्री डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है तो पॉलीहाइड्रोमनियस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक होगी। अगर फीटल कॉजेज की बात करें, अगर फीटल कॉजेज की बात करें हम, अगर फीटल कॉजेज की बात करें, अगर बच्चे को GIT ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको निगलना नहीं आ रहा है, उससे भी इसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं तो उससे भी पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मैटरनल कॉजेज की बात करें कि माँ से रिलेटेड वो कौन से कारण है जिससे पॉलीहाइड्रोमनियस हो सकता है, तो बेटा जैसे ऑप्शन में दे रखा है डायबिटीज मेलाइटिस, अगर गर्भवती स्त्री को डायबिटीज है तो हो सकता है शिशु में यूरिन बढ़ता है। अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है,
RH इनकम्पैटिबिलिटी है, अगर मदर RH नेगेटिव है और उसका बेबी RH पॉजिटिव है तो पॉलीहाइड्रोमनियस हो सकता है। अगर गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो पॉलीहाइड्रोमनियस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, एक गर्भवती स्त्री को क्या देख के क्या क्या उसके लक्षण है, क्या क्या चिन्ह है उसके, कि पता चलेगा कि वो पॉलीहाइड्रोमनियस है उसको। उसका पेट बहुत बड़ा होगा बेटा और तना हुआ होगा, उसका पेट बहुत बड़ा और तना हुआ होगा। उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, पैरों में उसके सूजन होगी, पेट में उसके भारीपन होगा, उसको बेचैनी और असहजता महसूस होगी। अगर कोई गर्भवती स्त्री पॉलीहाइड्रोमनियोस से सफ़र कर रही है, उसकी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर उसके ज़्यादा है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आगे जाके क्या क्या जटिलताओं से उसको गुजरना पड़ सकता है। तो बेटा प्रीटर्म लेबर, समय से पूर्व उसके प्रसव हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकती है। हेड प्रेजेंटेशन जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें शिशु का सर सबसे पहले आता है, लेकिन अगर पॉलीहाइड्रोमनियस का पेशेंट होगा, अगर पॉलीहाइड्रोमनियस होगा एक गर्भवती स्त्री में, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो माल प्रेजेंटेशन यानी उसके शोल्डर्स पहले आ सकते हैं, उसका ब्रिज प्रेजेंटेशन हो सकती है, उसके बटक्स पहले आ सकते हैं, कोड प्रोलैप्स हो सकती है और पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज का खतरा भी बहुत अधिक होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलिगोहाइड्रोमनियस, पॉलीहाइड्रोमनियस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा, इसके नाम से ही जाहिर है। ओलिगोहाइड्रोमनियस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बेटा लेस देन 5 सेंटीमीटर है, वो क्या था 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा था पॉलीहाइड्रोमनियस। ओलिगोहाइड्रोमनियस में अगर AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की मात्रा 5 सेंटीमीटर से कम है तो वो क्या होगा, वो गर्भवती स्त्री क्या होगी, ओलिगोहाइड्रोमनियस से उसके यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होगी, वो ओलिगोहाइड्रोमनियस से सफ़र कर रही होगी। तो इसके क्या क्या कारण, ये किससे जुड़ा है ओलिगोहाइड्रोमनियस? क्या फीटल रीनल एजेंसी से जुड़ा हुआ है, क्या डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, क्या हाइपरटेंशन से जुड़ा हुआ है, हेपेटाइटिस से जुड़ा हुआ है? तो बच्चों ध्यान से सुने, इसका सही उत्तर है कि वो फीटल रीनल एजेंसी से जुड़ा हुआ है। अगर फ्लूइड की मात्रा कम बन रही है इसका मतलब कि बच्चे की किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो उसके क्या फीटल कॉजेज हो सकते हैं, उसमें रीनल एनॉमलीज हो सकती हैं, उसकी किडनी या तो एब्सेंट होगी, है ना, या फिर इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व उसका रीज़न हो सकता है, बच्चा पेशाब नहीं बना पाता तो पानी कम हो जाता है। जो उपरोक्त रीजंस मैंने बताए हैं आपको, यानी किडनी न बनना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होना, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व एब्सेंट होना, तो बच्चा पेशाब नहीं बना पाता है, बच्चे में पेशाब बनेगा ही नहीं तो फ्लूइड लेस होगा, आएगा कहाँ से, पानी कम हो जाएगा। इसका एक रीज़न और है, इसका एक रीज़न और है, अगर आप ऑप्शन में IUG आ रहता है, इंटर यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आती है, तो ये भी सही उत्तर हो सकता है ओलिगोहाइड्रोमनियस का, क्योंकि इसमें प्लेजेंटा ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है, प्लेजेंटा ठीक से काम नहीं करता, जिस वजह से क्या होगा बेटा, फ्लूइड कम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर का प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान प्रीटर्म लेबर अगर समय से पूर्व प्रसव हो जाता है तो उसका क्या कारण है? तो क्या उसका कारण इन्फेक्शन है? सबसे महत्वपूर्ण आम कारण जो होता है, क्या इन्फेक्शन है उसका कारण, क्या ट्विन प्रेगनेंसी है उसका कारण, क्या पॉलीहाइड्रोमनियस है उसका कारण, या क्या ट्रॉमा है उसका कारण? तो इसका सही उत्तर है बच्चों, इसका सही उत्तर है इन्फेक्शन। और खासकर कौन सा इन्फेक्शन? GTI, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसका कारण है प्रीटर्म लेबर का। इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन्स में सूजन पैदा करता है ये, और समय से पहले डिलीवरी हो जाती है इसके अंदर। और किस वजह से, बताइए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इन्फेक्शन होने के? अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो इन्फेक्शन हो सकता है, अगर पॉलीहाइड्रोमनियस है तो इन्फेक्शन हो सकता है, अगर प्लेजेंटल अब्रप्शन है तो हो सकता है, अगर गर्भवती स्त्री माता स्ट्रेस में है, तनाव में है तो हो सकता है, अगर गर्भवती स्त्री स्मोक करती है, अल्कोहल लेती है तो हो सकता है, या पूर मैटरनल न्यूट्रिशन, अगर गर्भवती स्त्री को पोषण प्रॉपर नहीं मिल पाता,
उसकी न्यूट्रिशन उसका बहुत पुअर है, बहुत वीक है, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी। कौन सा सबसे जो एक्यूरेट सटीक परीक्षण है फीटल लंग मैच्योरिटी का, कि भ्रूण फेफड़ों की परिपक्वता की जांच की जाए? क्या वो L/S रेशियो मोर देन इक्वल टू 2:1 इन एमनियोटिक फ्लूइड है? क्या वो ब्लड टेस्ट है? क्या एक्सरे है? क्या सिटी स्कैन है? तो इसका सही उत्तर है बेटा L/S रेशियो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2:1 इन एमनियोटिक फ्लूइड। L यहाँ लिसिथिन को बोलते हैं, लिसिथिन को बोलते हैं बेटा, और S बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन को बोलते हैं। अगर इनका रेशियो ग्रेटर देन 2:1 है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो उससे क्या पता चलेगा? उसकी फीटस के जो फेफड़ों की परिपक्वता का पता चलेगा। ये इसको बहुत मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31 अपनी स्क्रीन पे है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम लीड्स टू। अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम से क्या होता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है बेटा गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी होना, उसको बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो उससे क्या हाइपरटेंशन होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो सकता है। अगर किसी गर्भवती स्त्री को अत्यधिक उल्टियां होती है गर्भावस्था के दौरान, तो क्या उसको हाइपरटेंशन होगा? क्या उसको मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो सकता है? क्या डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है? क्या एडिमा हो सकता है? तो अगर गर्भवती स्त्री के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी, अगर उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, तो उसको क्या हो सकता है? उसको हो सकता है बेटा डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाएगी। जब रक्त में पोटेशियम का लेवल, जब ब्लड में पोटेशियम का लेवल, हम कह सकते हैं पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम हो जाता है, जब ब्लड में पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते बेटा हाइपोकैलेमिया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में स्पेशली हाइपोकैलेमिया हो सकता है गर्भवती स्त्री को, और उसका माप होता है अगर ब्लड में 3.5, उसका पोटेशियम का लेवल 3.5 से भी कम हो जाता है, तो गर्भवती स्त्री किससे सफ़र करती है? हाइपोकैलेमिया से। उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH असंगति की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी हो सकती है बेटा? अगर गर्भवती स्त्री RH फैक्टर गर्भवती स्त्री का नेगेटिव है और उसका बच्चा पॉजिटिव है, जिस वजह से उनमें क्या होगा? उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, और RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या गर्भवती स्त्री को एनीमिया हो जाएगा? क्या हाइड्रोप्स फिटेलिस हो जाएगा उसको? क्या फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा उसको? क्या डिहाइड्रेशन हो जाएगी? तो इसकी जो सबसे गंभीर जटिलता है RH इनकम्पैटिबिलिटी की, वो बेटा हाइड्रोप्स फिटेलिस। इसका उत्तर है हाइड्रोप्स फिटेलिस। तो इसमें क्या होता है? इसमें फीटस के शरीर में अत्यधिक फ्लूइड जमा हो जाता है। जो फीटस है, जो भ्रूण है, इसके शरीर में क्या होगा? अत्यधिक फ्लूइड जमा हो जाएगा। जैसे कि अगर पेट में फ्लूइड जमा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एसाइटिस। अगर पेट में अत्यधिक फ्लूइड जमा हो गया तो एसाइटिस बोलते हैं। अगर फेफड़ों के आसपास, अगर लंग्स के आसपास अत्यधिक फ्लूइड जमा होगा तो उसको बोलेंगे बेटा प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोलेंगे उसको? प्लूरल इफ्यूजन। अगर दिल के आसपास, हार्ट के आसपास अत्यधिक फ्लूइड जमा होगा, अगर हार्ट के आसपास अत्यधिक फ्लूइड जमा होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या बोलेंगे उसको? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी, अगर उस फ्लूइड की वजह से बेबी के पूरी बॉडी में ही एडिमा हो जाए, सूजन आ जाए, तो उसको बोलेंगे जनरलाइज्ड एडिमा, फुल बॉडी।
अगर फुल बॉडी में उसके सूजन आ जाए, फुल बॉडी में सूजन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? जनरलाइज्ड एडिमा, एडिमा बोलेंगे उसको। क्वेश्चन अपन ने ढंग से पढ़ा। आरएच असंगति की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी होती है? हाइड्रोप्स फिटालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट गिवन टू आरएच नेगेटिव मदर आफ्टर डिलीवरी। एक नेगेटिव आरएच नेगेटिव मदर को डिलीवरी के बाद में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है बेटा? तुरंत डिलीवरी के बाद में उसको दिया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था ये क्वेश्चन, एंटी डी इम्यूग्लोबुलिन। ये क्या बनाता है? आरएच जो पॉजिटिव बेबी है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज आरएच नेगेटिव मदर की ब्लड सेल्स बनाती है उसको रोकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। मोस्ट कॉमन साइन ऑफ एक्लेम्शिया। कौन सा महत्वपूर्ण साइन है जो एक्लेम्शिया को डिफरेंट, हमें ये पता लगने में महत्वपूर्ण कौन सा साइन है जो पता चले कि ये मदर एक्लेम्शिया से है? तो क्या वो सीजर है, क्या वॉमिटिंग है, कफ है, फीवर है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि वो सीजर है, दौरे हैं। अगर गर्भवती स्त्री को प्री एक्लेम्शिया के साथ, हम कह सकते हैं प्री एक्लेम्शिया के साथ, प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है? हाई बीपी होता है, मदर के यूरिन में प्रोटीन आता है, स्वेलिंग होती है, हेडेक होता है, ब्लर विजन होता है, देखने में दिक्कत आती है। उसके साथ साथ अगर गर्भवती स्त्री में यानी प्री एक्लेम्शिया के लक्षणों के साथ साथ उसके अंदर अगर दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो वो क्या होगा? वो होगा बेटा एक्लेम्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हेल्प सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेल्प सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है बेटा? क्या एनीमिया का है, क्या प्री एक्लेम्शिया का है, क्या हाइपरेमेसिस का है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है? ये तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी हेल्प सिंड्रोम होता क्या है। हेल्प सिंड्रोम हेमोलाइसिस, एच फॉर हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, और पी से होता है बेटा प्लेटलेट्स। हेल्थ सिंड्रोम में क्या होता है? हेमोलाइसिस यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन होना, टूटना, जो लीवर एंजाइम है उनका बढ़ना, और प्लेटलेट्स का लो होना, प्लेटलेट्स का लो होना, लीवर एंजाइम्स का बढ़ना और आरबीसी का टूटना, ये होता है। हेल्प सिंड्रोम के क्या क्या साइंस होते हैं? हेल्प सिंड्रोम से क्या क्या पता चलता है? हेल्प सिंड्रोम से में क्या क्या होता है? तेज पेट में दर्द होगा, उसको वॉमिट आएगी, सिरदर्द होगा, धुंधली दृष्टि होगी, पूरे बॉडी पे सूजन आएगा, उसका बीपी एलिवेटेड होगा, हाई होगा, और उसकी प्लेटलेट्स बहुत कम होंगी। तो ये किसकी जटिलता है बेटा? ये प्री एक्लेम्शिया की, ये प्री एक्लेम्शिया की से रिलेटेड है। हेल्प सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? प्री एक्लेम्शिया से रिलेटेड है। ये प्री एक्लेम्शिया की जटिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलीयूरिया। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीयूरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज यानी गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद में अगर डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है तो उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो उसका सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? क्या पॉलीयूरिया है उसको, क्या सीजर्स है उसका लक्षण, क्या पेन है, या हेडेक है? तो इसका जो गर्भवती स्त्री में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है उसका सबसे कैसे पता चलेगा कि गर्भवती स्त्री को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है? पॉलीयूरिया से। पॉलीयूरिया होता है बेटा अत्यधिक यूरिन बनना, ठीक है, पॉलीयूरिया। तो इसमें मतलब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में पॉलीयूरिया होगा एक लक्षण। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? उसको अधिक प्यास लगेगी, अगर यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा तो उसको इनटेक की यानी प्यास ज़्यादा लगेगी, उसको थकान कमज़ोरी महसूस होगी, उसको धुंधला दिखेगा, अचानक उसका वजन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या उल्टी या मतली जैसी उसको महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीटर्म लेबर मीन्स डिलीवरी बिफोर। प्रसव पूर्व का अर्थ क्या होता है बेटा? प्रसव पूर्व का अर्थ मतलब ये होता है कि जो प्रसव गर्भावस्था का जो काल है इसके बाद में डिलीवरी होती है, अगर गर्भावस्था का जो गर्भकाल है वो पूर्ण ना होकर डिलीवरी प्रसव उस समय से पहले हो जाता है तो उसको प्रसव पूर्व लेबर बोलते हैं। और ये कितने सप्ताह से पूर्व? क्या 20 सप्ताह, क्या 28 सप्ताह, क्या 37 सप्ताह, और क्या
42 सप्ताह। तो इसका उत्तर है, इसका सही उत्तर है 37 वीक्स। अगर डिलीवरी प्रसव 37 वीक से पहले हो जाए, अगर बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो जाए तो इसको बोलते हैं बेटा प्रीटर्म लेबर या प्रीटर्म डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए आप, प्रोलॉन्ग डिलीवरी व्हेन गेस्टेशनल एक्सीड, वो था प्रीटर्म लेबर, ये प्रोलॉन्ग डिलीवरी यानी प्रसव यानी गर्भावस्था का जो काल है उसको पूर्ण होने के बाद में भी अगर डिलीवरी प्रॉपर समय पे नहीं होती है तो उसको बोलते हैं बेटा प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। अगर गर्भ काल है वो कितना 38 वीक्स, तब प्रोलॉन्ग लेबर कहलाएगी, प्रेगनेंसी कहलाएगी 40 वीक्स, 42 वीक्स या 30 वीक्स। तो ध्यान से सुनिए, जब प्रेगनेंसी 42 वीक्स से भी अधिक हो जाए, कितनी हो जाए 42 वीक्स से भी अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं बेटा प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया, प्लेजेंटा प्रीविया का जो सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? क्या उसका सबसे सामान्य लक्षण है पेनलेस ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग, कन्वल्जन्स और वॉमिटिंग? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था प्लेजेंटा प्रीविया में क्या होती है बेटा, सही उत्तर है इसका पेनलेस ब्लीडिंग। क्या होती है? पेनलेस ब्लीडिंग। जब प्लेजेंटा का समय से पहले ही अलग हो जाता है इस प्लेजेंटा तो उसको बोलते हैं प्लेजेंटा प्रीविया, और इसमें पेनलेस ब्लीडिंग के साथ पेन्स के एब्सेंस के साथ ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइन ऑफ अब्रेप्शिया प्लेजेंटा, कौन सा मोस्ट कॉमन साइन है अब्रेप्शिया प्लेजेंटा का? क्या माइल्ड स्पॉटिंग है इसका साइन, क्या पेनफुल ब्लीडिंग है इसका साइन, नो सिम्टम्स या फीवर? प्लेजेंटा अब्रेप्शिया का जो बेटा इसका सही उत्तर है वो है पेनफुल ब्लीडिंग। प्लेजेंटा प्रीविया में होता है पेनलेस ब्लीडिंग, इसमें होता है पेनफुल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। IUGR स्टैंड्स फॉर, IUGR किसके लिए का अर्थ क्या है? क्या इंक्रीज यूटेराइन ग्रोथ रेट होती है, क्या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, क्या इंटरनल यूरिनरी ग्लैंड रिएक्शन होता है या नन होता है? इसका सही उत्तर है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। गर्भ के अंदर शिशु की वृद्धि रुक जाना या कम हो जाना इसका अर्थ होता है। जब फीटस की वृद्धि गर्भकाल के अनुसार सामान्य से कम होती है और उसका वजन 10 परसेंटाइल से भी नीचे हो तो उसको बोलते हैं IUGR, यानी उसकी जो वृद्धि होनी चाहिए गर्भकाल के हिसाब से, गेस्टेशन के हिसाब से वो प्रॉपर नहीं हो पाती तो उसको बोलेंगे बेटा IUGR। अगर क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं IUGR के क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इसमें देखिए 3 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको रीजंस को, मदर से रिलेटेड, प्लेजेंटा से रिलेटेड। जब बच्चा यूट्रस में रहता है तो क्या है जो माँ और बच्चे को जोड़े रखता है? प्लेजेंटा। तो मदर से रिलेटेड बेटा अगर माँ को हाई बीपी हुआ, अगर माँ एनीमिया की पेशेंट हुई, माल न्यूट्रिशन हुआ उसको, अगर वो स्मोक करती है, वो ड्रिंक करती है, अगर उसको कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो या हार्ट से रिलेटेड हो, ये प्रॉब्लम्स हुई अगर उसको मदर को, तो ये तो माँ से रिलेटेड IUGR के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस है। प्लेजेंटा इनसफिशिएंसी, अगर प्लेजेंटा की वर्किंग कैपेसिटी कमज़ोर है, वो जो फीटस की अगर नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी कहलाता है। अब्रेप्शिया प्लेजेंटा या प्लेजेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो IUGR हो सकता है कि इंट्रा यूटेराइन जो गर्भ शिशु है उसकी ग्रोथ, उसकी वृद्धि एकदम कम होगी या रुक जाएगी। फीटल कॉज कौन से हो सकते हैं इसमें IUGR के लिए? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, जन्मजात अबनॉर्मलिटीज असमानताएं हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है उसको। तो ये रीजन हो गए मदर, प्लेजेंटा और शिशु के जो IUGR के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUGR बेबीज इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड जो बच्चे होते हैं उनका क्या होगा, वो कैसे होते हैं बेटा? वो लार्ज होते हैं क्या एवरेज होते हैं, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होते हैं या ओवरवेट होते हैं? वो बच्चे बेटा स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होते हैं। उनकी उम्र उनके गर्भकाल के अकॉर्डिंग क्या होता है? गर्भकाल के अकॉर्डिंग उनकी एज
नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप। ऑडिमा, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया इंडिकेट्स। अगर सूजन है, बीपी हाई है, प्रोटीन यूरिया है, किसका संकेत है? ये किसका संकेत है? क्या एक्लैम्शिया का संकेत है? एक्लैम्शिया का मेन जो चिन्ह है, जिससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है, जिससे पता चल जाता है कि गर्भवती स्त्री एक्लैम्शिया से, वो है बेटा दौरे। तो अपने जो क्वेश्चन में है दौरे का कहीं जिक्र नहीं, तो एक्लैम्शिया नहीं हो सकता। एनीमिया, रक्त की कमी, डायबिटीज, नहीं। इसका सही उत्तर है प्री एक्लैम्शिया। प्री एक्लैम्शिया में क्या होता है? उपरोक्त सारे कारण होते हैं। सूजन आएगी, बीपी हाई होगा, यूरिन में प्रोटीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मोस्ट कॉमन मेडिकेशन यूज्ड इन एक्लैम्शिया। अगर गर्भवती स्त्री में प्री एक्लैम्शिया के साथ साथ दौरे आए तो वो गया एक्लैम्शिया। और एक्लैम्शिया में कौन सी मेडिसिन सामान्यतः दवाई यूज की जाती है? क्या इंसुलिन का इंजेक्शन यूज किया जाता है? नहीं। क्या मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया जाता है? जी, मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया जाता है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री एक्लैम्शिया, तो होगा मैग्नीशियम सल्फेट। ड्रग ऑफ चॉइस अगर एक्लैम्शिया भी पूछते हैं तो भी बेटा इसका उत्तर मैग्नीशियम सल्फेट ही होता है। प्री एक्लैम्शिया में ये ड्रग इसलिए दी जाती है ताकि दौरे गर्भवती स्त्री में आए ही ना, वो उसको सफर करना ही नहीं पड़े उस सिचुएशन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्राउनिश डिस्चार्ज विद एब्डोमिनल पेन इन अर्ली प्रेगनेंसी सजेस्ट। गर्भावस्था की शुरुआत में अगर भूरे रंग का स्राव या दर्द किसका संकेत है? क्या वह नॉर्मल प्रेगनेंसी का संकेत है? क्या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का संकेत है? क्या पोस्टम प्रेगनेंसी का संकेत है, या नन? इसका सही उत्तर है बेटा, अगर गर्भावस्था की शुरू में ही ब्लीडिंग होती है, किस कलर की होगी? हल्की भूरे रंग की होगी। और अगर ब्लीडिंग के साथ साथ अगर इस गर्भवती स्त्री को दर्द है, पेन है, तो वो है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का संकेत। इसमें क्या क्या होगा बेटा? इसमें हल्का भूरा या ग्रीन आपातकालीन सिचुएशन है। अगर ऐसा होता है तो क्या करना पड़ेगा? तुरंत ही गर्भवती स्त्री को आप नज़दीकी हेल्थ स्वास्थ्य सेंटर पे रेफर करें, एडवाइस करें। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है, उसकी सलाह लेनी है। आई होप आपकी आज की क्लास आपको समझ आई होगी। जो गर्भावस्था में जो जटिलताएं आती हैं वो आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। ऐसे ही टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जुड़े रहें मेरे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कलीग को, अपने दोस्तों के बारे में इसको बताएं। मुझे ध्यान से सुनने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।